नमस्कार, खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। दिल्ली G20 सम्मेलन रविवार को समाप्त हो गया है, लेकिन इस पर राजनीति समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। G20 में हुए समझौते को विपक्ष जहां हवा हवाई बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष सम्मेलन में हुए समझौतों को माइलस्टोन बता रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि 9 और 10 सितंबर को हुए इस सम्मेलन में कई ऐतिहासिक समझौते हुए जो आने वाले दिनों में भारत समेत दुनिया के लिए काफी अहम साबित होने वाले हैं। इनमें इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के मेगा प्लान से लेकर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ब्रिटेन के साथ FTA पर वार्ता, ग्लोबल वार्मिंग और भारत की पहल पर दक्षिण अफ्रीका को G20 में पहली बार शामिल किया जाना जैसे तमाम बड़े मुद्दे शामिल हैं। G20 के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ G20 समूह के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। अपने सोशल मीडिया संदेश में सीएम योगी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ चला है। समझा जा सकता है कि यूपी सरकार G20 के सफल आयोजन और इससे मिलने वाले लाभ को 2024 में मिलने वाले चुनावी लाभ से जोड़कर देख रही है और 2024 का रोडमैप तैयार कर रही है। तो वहीं विपक्षी दल सपा और इंडिया महागठबंधन घोषित उपचुनाव के नतीजे से उत्साहित है। चुनावी हार बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्तारूढ़ दल के मंत्री अपनी रणनीति को फिर से आकार देने में जुट गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठकें अब शुरू कर दी हैं। वहीं योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा सपा के पीडीएफ फॉर्मूले पर भारी पड़ेगा। बहरहाल समाजवादी पार्टी अब तक MY समीकरण पर चलती रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे विस्तार देते हुए अब पीडीए का नया फॉर्मूला गढ़ा है। यूपी में बसपा के कमजोर होने के बाद समाजवादी पार्टी रणनीति के तहत दलितों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुई है। तो इस साल 15 मार्च को सपा ने बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती जोर शोर से मनाई थी और एक महीने बाद 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की जयंती को भी पार्टी ने बड़े पैमाने पर मनाया। सूबे के हर जिले में पार्टी दफ्तरों में अम्बेडकर जयंती की धूम रही। अखिलेश यादव बसपा से उसके कोर दलित वोटरों को छीनने की रणनीति के तहत मायावती पर अम्बेडकर और काशीराम के दिखाए रास्ते से हटने का आरोप लगा रहे। और इसी साल कोलकाता में जब समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो मंच पर अखिलेश यादव के ठीक बगल में SP विधायक अवधेश प्रसाद को जगह दी गई, जो कि दलित समुदाय से आते हैं। घोसी उपचुनाव की कामयाबी के बाद अखिलेश अब पीडीएफ फॉर्मूले पर और आक्रामक होकर काम कर सकते हैं। तो केंद्र की सत्ता तक पहुंचने की डगर समझे जाने वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या आने वाला है बदलाव, और यह बदलाव रुख किस और आएगा, कितना रास किसे आएगा, इन्हीं सवालों पे आज करेंगे चर्चा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव कपासिया हैं, राजनीतिक संपादक हैं, दीपक बघेल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मनोज यादव प्रवक्ता हैं सपा के, और रजा रिजवी साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का खबर फास्ट पर बहुत स्वागत है। दीपक जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे और देश के करोड़ों लोग हैं बस 5 किलो के भरोसे, और अगला चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। जहां सरकार उपलब्धि G20 की गिना रही है, वहीं अखिलेश यादव तमाम कमियां खामियां भी गिना रहे। देखिए शाहबाज जी, जिस प्रकार से आज जो विपक्ष है वो हमेशा नकारात्मकता के साए में डूबा रहता है, वो स्पष्ट रूप से अखिलेश जी के स्टेट से नजर नहीं आ रहा है। उनको कहीं पे भी देश और विदेश के अंदर जो भारत की उपलब्धियां हैं, जो भारत जिस प्रकार से एक नए आयाम स्थापित करने में लगा हुआ है, आज भारत को विश्व के पटल पर पहचाना जाना जा रहा है। ऐसी पहचान जो विश्व में उसको सबसे अग्रणी स्थान बनाए हुए रखी हुई है, इन सभी को शायद विपक्षी पार्टी अब पहचानने में असमर्थ है, क्योंकि उनके जो नकारात्मक राजनीति है वो उनके दिमागों पे इतनी हावी हो चुकी है कि वो सकारात्मकता की तरफ देखना ही नहीं चाहते। वो भारत के भविष्य के बारे में नहीं देखना चाहते और ना ही वो जानते हैं, क्योंकि वो ऐसे समय पर भी जहां पर विश्व में भारत अपना नाम करने जा रहा हो, लगातार इस प्रकार की छोटी और उचित जो टिप्पणियां हैं वो लगातार करते हुए आए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज भारत की जो छवि है ऐसे ही लोग धूमिल करने का काम करते हैं। G20 जो सम्मेलन हुआ है, क्या इसको लेकर सरकार 2024 में इसका इस्तेमाल करेगी? भाई, क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय मुद्दे पर वो हावी रहेंगे और इसका आपको जो फायदा मिलेगा, क्या लगता है आपको? और अगर मिलता, देखिए सहवाग जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सेवा, सुशासन, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों को
लेकर चलती आई है और यही हमारी नीतियां है। हम गरीब कल्याण की योजना चलाते हैं, गरीबों तक बिना किसी भेदभाव के उस योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। हम जो देश की सांस्कृतिक विरासत है हम उसकी बात करते हैं और उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। और ये स्पष्ट रूप से हमारी जितनी भी योजनाएं और नीति है उनमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी होता है। आप देखिए, जहां पर अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात हो, चाहे आप देखिए G20 के अंदर किस प्रकार से भव्य और दिव्य भारत की जो संस्कृति थी उसका प्रदर्शन हुआ हो। आपने देखा होगा वहां पर जब जो अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपना फोटो खिंचा रहे थे तो उसके पीछे कोणार्क का शंकर था। जी ठीक है, संजीव आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी संजीव। बघेल जी, आपको क्या लगता है कि G20 का आयोजन जिस तरीके से हुआ पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात करें, खास तौर से आपके विपक्षी नेता वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में आवारा पशु घूमते हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं। वो मुद्दों पर चुनाव करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं G20 का जो असर है वो उत्तर प्रदेश के चुनावों पर नहीं होगा। जी संजीव जी, देखिए इन सब मुद्दों को लेकर तो समाजवादी पार्टी 2022 के भी अंदर गई थी। क्या नतीजा आया? 36 साल के बाद में श्री योगी आदित्यनाथ जी पुनः उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के लिए बैठे। परंतु देखिए, समाजवादी पार्टी की मैं यही बात तो करता हूँ, आप नकारात्मकता के साए में कितना डूबे हुए ये स्पष्ट रूप से आपकी बातों से नजर आता है। जहां पर विश्व के अंदर देश की बात हो रही थी तो वहां पर तो आपको एकजुट नजर आना चाहिए था। लेकिन जब मुद्दों पे आप जाएंगे दीपक, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता वोट डालने का काम करेगी और मुद्दे हमेशा किसी भी चुनाव की धुरी होते हैं। दीपक जी हमारे साथ मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने की बात कर रहे हैं, तो आपके नेता को नहीं चाहिए कि 3 दिन चुप हो जाए, 3 दिन देश की बात हो, 3 दिन ये दिखाने की बात हो कि देश के सभी लोग, खासतौर से नेता एक मत है, एक मंच पर है और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देखेगी? एक संपादक के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टर की तरह काम करने वाले व्यक्ति 24 घंटे 365 दिन राष्ट्रवाद का ही तो मुद्दा रहता है बीजेपी के पास। कौन सा वो राम समुद्र रावत का मुद्दा लेके बैठती है? मैं तो कभी नहीं देखा। उसके लिए तो देश सर्वोपरि है और देश को हमेशा चुनाव हो कुछ भी हो देश के आधार पे वो बात करती। तो यही बात करती। हमारा सवाल है जनता के बीच के मुद्दों को कौन बात करे? सरकार 5 किलो राशन देती है, दूसरी जगह सोने चांदी के थाली में लोगों को चम्मच से उनका खाना खिलाती है। तो अब ये सवाल उठता है कि जो आप वन साइडेड पूरा इस देश को करते जा रहे हैं, गरीब के मुद्दों का कोई सरोकार नहीं, लोगों की समस्याओं से आपका कोई मतलब नहीं, महंगाई आपको दिखाई नहीं पड़ती। देखिए दीपक बघेल ने कितने मासूमियत से कह दिया, अरे विपक्ष के लोग 22 में भी इन्हीं मुद्दों पे गए थे लेकिन इन मुद्दों का कोई असर नहीं है, हम चुनाव जीत गए। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये नहीं डिनाई किया कि ये सारी चीजें हमारी सरकार में नहीं। इनको भी पता है महंगाई बेशुमार है, बेरोजगारी की बहार है, उत्तर प्रदेश बदहाल है, योगी आदित्यनाथ प्रचार में मसरूफ है और पूरा देश बीजेपी के हिसाब से ही काम कर रहा है। उसको तो मानेंगे ना, दुनिया ने धाक देखी है हिंदुस्तान की, कहीं तो पॉजिटिव सकारात्मक रहा करिए। और आप जैसा जिम्मेदार व्यक्ति, अच्छा अगर आप बीजेपी को लगता है कि हम सकारात्मक रहे तो विपक्ष के नेता हैं खड़गे जी और एनडीए का भी इंडिया का भी हिस्सा है, उनको बुलाया गया क्या? राहुल गांधी को बुलाया गया क्या? समाजवादी पार्टी को बुलाया गया क्या? किसको बुलाया? किस तरीके से G20 कर लिया और कौन सा G20 किया? हाँ, ये G20 नरेंद्र मोदी के लिए था, देश के लिए बिल्कुल नहीं था। मुझे उनके बगल में कोई मंत्री नजर नहीं आया। उनके बगल में खड़े होने वाले ना राजनाथ सिंह थे, ना कोई और बेहतरीन नेता था, चाहे वो गडकरी जी हो, कोई नहीं था उनके आसपास। सिर्फ ये आयोजन नरेंद्र मोदी की अपनी पूरी पॉलिटिकल इमेज को डेवलप करने के लिए था। G20 इस तरह तो भारत तमाम सारे समूह संगठनों का सदस्य रहा, अध्यक्षता करने का भी मौका मिला, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी रहे हो, या तमाम सारे और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हो। पिछला G20 हुआ था जब 2012 में, तो मैं किसी बड़े पत्रकार को सुन रहा था एक चैनल पे, उन्होंने कहा कि जिस मैक्सिको में हुआ था सर, उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह, बाकी किसी भी
राष्ट्रीय अध्यक्ष को मॉस्को के राष्ट्रपति नहीं रिसीव करने आए एयरपोर्ट पे, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री का गरिमा गौरव नरेंद्र मोदी की वजह से है क्या? और पूर्व के प्रधानमंत्री क्या उनका कोई उनकी अपनी कोई विशेषता ही नहीं रही, उनका कोई मान सम्मान ही नहीं रहा? ये वाली लाइन हम नहीं पसंद करते हैं संजीव जी, कि अब देश का नाम हो रहा है। उससे पहले हमारे देश का नाम नहीं हो रहा था। ये अनपढ़ों का जो ज्ञान है, ये अनपढ़ ही सुने। 4वीं 8वीं पास, फर्जी डिग्री वाले। हम लोग पढ़े लिखे और बैचलर ऑफ आर्ट में भी है, बैचलर ऑफ और भी सारी डिग्रियां ले रखी है। हमको मालूम है हमारी फर्जी डिग्री नहीं है। ये उनसे पूछिए, वही जाके बताएं कि अब भारत चमका है। अगर ये पॉलिश करने ना आते तो भारत की चमक ना होती। ठीक है, चलिए आप विरोध के लिए विरोध करते हैं रिजवी साहब, क्या आपको बिल्कुल नहीं लगता कर है रहा हूं कि विरोध जब के विरोध, बिल्कुल सत्यता कह रहा हूं। आप बताओ, क्या भारत का इससे पहले कोई इस देश में और दुनिया में नाम नहीं था क्या? नहीं मनोज जी एक जो बात आज बताइए, भारत मनोज जी का मनोज जी एक नाम बात हो रहा बताइए, है। एक बात बताइए मनोज जी, एक बात हाँ, बताइए। पूछिए। पूछिए। पिछली बार जब इंडोनेशिया में घोषणा पत्र जारी होता है उस समय सहमति इस पर नहीं बनती है, लेकिन इस बार सबकी सहमति बन जाती है, तो बड़ी उपलब्धि है ना सर? निश्चय ही, आप अध्यक्ष हैं G20 के, बहुत सारी बातों पे सहमति बनेगी। और अगर आप प्रेसिडेंट हैं, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें आपकी मानी जाएंगी। क्यों नहीं मानी जाएंगी? मैं तो ये फिर जानना इंडोनेशिया में चाहता क्यों नहीं हूं। मनाई? इंडोनेशिया में क्यों नहीं ठीक मनाई? है, कल हिंदुस्तान देने जा रहा है जी, आपको तो दिखाई देगा नहीं। चलिए देखिए क्यों नहीं दिखाई देगा। एक मिनट। ये वही राजनीतिक दल है ना जिसने FDI 49% FDI का विरोध किया था ना, आज 100% लागू कर दिया, देश में नहीं कर दिया। कौन सी ये देश इन सरकार की कौन सी पॉलिसीज है जिसपे मैं विश्वास कर लूं? देश विरोधी था 49% FDI और आज ठीक है, 100% लागू हो गया। ठीक है, मैं चाहूंगा दीपक जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे पहले हम रिजवी साहब के पास जाएंगे। जी रिजवी साहब, संजीव जी आपका सवाल था जी। साहब सवाल ये है कि G20 के बाद उत्तर प्रदेश का जो सियासी परिदृश्य है वो क्या बदलेगा? क्योंकि घोसी की उपचुनाव की जीत के बाद समाजवादी पार्टी का जो मुराल है वो चौथे आसमान पर है। क्या अखिलेश यादव घोसी की जीत पचा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से G20 के दौरान अखिलेश यादव के ट्वीट दिखाई दिए वो इसको अवॉइड भी कर सकते थे। और क्या भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी और दुगनी ताकत के साथ चुनावों में आएगी? उसका फायदा होगा भाजपा को? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष के एक अच्छे लीडर हैं और उनकी जिम्मेदारी ये है कि विपक्ष जब है तो वो सत्ता पक्ष की जो भी बातें हैं उसको अगर वो हाँ करता चला जाएगा तो फिर विपक्ष की क्या जरूरत है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी अपना विपक्ष का जो रोल है वो रोल अपना पूरा अदा कर रही है। और ये सही है कि समाजवादी पार्टी का घोसी के चुनाव के बाद मनोबल ऊंचा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब 16 महीने पहले घोसी में चुनाव लड़ी थी तो समाजवादी पार्टी को खाली 1,08,430 वोट मिला था। और 16 महीने के बाद जो चुनाव होता है तो वही समाजवादी पार्टी को 1,24,427 वोट मिलता है, यानी बढ़ के वोट मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी 86,000 वोट पाती है, वही पा गई है 81,668 वोट। तो कहीं ना कहीं जो है ये जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी सीट जीतने के बाद वोट भी बढ़ना तो उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात है। लेकिन इसमें वोट बढ़ने में शिवपाल यादव का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो आम जनता से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, उनकी एक अपनी इज्जत है, अपनी एक प्रतिष्ठा है। लेकिन इस सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लगना पड़ा, इसलिए इस सीट जीती। और जाहिर सी बात है कि राजभर जी ने का जो है इसमें हिसाब किताब बिल्कुल फेल हो गया, निषाद का इसमें हिसाब किताब बिल्कुल फेल हो गया। ये लोग बिल्कुल नहीं चल पाए घोसी में सीट में। और आप समझिए दारा सिंह चौहान पहले मधुबन से लड़े थे जब बीजेपी के एमएलए थे और मंत्री बने थे, वन मंत्री। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी में आए तो घोसी विधानसभा से लड़े, तो इनका विधानसभा बढ़ा। ये तो गए थे इसलिए कि घोसी की लोकसभा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हमें दे दे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम टेस्ट करे लेते हैं, ये इस्तीफा दिए, कहा लड़ जाओ भाई। लेकिन रजा साहब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई जो प्रत्याशी था उसमें इतना दम नहीं था, दल बदलू का उनके ऊपर ऑलरेडी टैग लग चुका था, तो जनता उन पर कैसे भरोसा करती?
देखिए शहबाज साहब, यही है कि जिसके लिए 16 महीने पहले जिसके विरोध में कहा दारा सिंह ऐसे, दारा सिंह ऐसे, आऊंगा मनोज जी जी। ऐसे, उसके बाद 16 महीने के बाद वही कार्यकर्ता कैसे किस मुंह से कहें कि बीजेपी को वोट दो। अगर यही भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट देती और इनका दारा सिंह चौहान का कहीं समायोजन अलग करते कि चलिए तुम्हें एमपी लड़ाते हैं, या कहीं और समायोजन करते कि एमएलसी बनाते हैं, कुछ करते हैं, इनको टिकट देके न लड़ाते। क्योंकि एक चीज भारतीय जनता पार्टी को और सभी पार्टियों को बहुत अच्छे तरीके से ये ज्ञान में रखना चाहिए। सब पार्टियों को मैं कह रहा हूँ, इस ज्ञान में रखने के बाद कभी ये भूल नहीं करना चाहिए कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है। आप कार्यकर्ता को इग्नोर करेंगे, कार्यकर्ता एक वोट नहीं निकालेगा। ये आप ना समझिए कि आपकी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी की तो कार्यकर्ता नहीं देखे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पार्टी है तो कार्यकर्ता नहीं देखे जाएंगे। जिस पार्टी में कार्यकर्ता की इज्जत नहीं होती है वो पार्टी खसक जाती है, खत्म हो जाती है। कांग्रेस को कार्यकर्ता बहुत अच्छे तरीके से ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं से पूछा गया, बीजेपी की इस हार ने और सपा की इस जीत ने एक नए सवाल को जन्म भी दे दिया है कि भाई पूर्वांचल का चाणक्य कौन है, राजभर या फिर शिवपाल है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता की ओर मैं रुख करना चाहूंगा। मनोज जी, मैं चाहूंगा पहले आप जल्दी से जवाब दे दीजिए क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊंगा। सर देखिए, एक बात स्पष्ट करता चलूं, जो समाजवादी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के तहत हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा, पीडीए स्वरूप लेता जा रहा है और इसी तरह पीडीए पूरे देश में इंटैक्ट होगा। और जो ये पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये पूरी मजबूती के साथ जो विकल्प सबसे मजबूत होगा उसके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। और जब पीडीए एक जगह इकट्ठा होगा तो जो भी सवर्ण वोटर है जो आज बीजेपी के साथ बड़ी तादाद में इकट्ठा है, लेकिन आपको बताऊं घोसी में उसका एक बड़ा प्रतिशत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। जनरल वोट का जो बीजेपी का कैडर वोटर है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे राय समाज का वोट हो, या जो भी जितने भी थे सब आए। क्यों आए? क्योंकि पीडीए मजबूती के साथ एक जगह था, इनके पास तमाम सारे पिछड़ों के। लेकिन सर ठीक है, यूपी की बात ठीक है, लेकिन यूपी के बाहर जब हम जाते हैं, बागेश्वर जाते हैं, वहां पर आपको हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। दीपक जी, आपकी ओर मैं रुख करना चाहूंगा। बीजेपी ने उपचुनाव में एड़ी चोटी का दम लगाया, मंत्रियों की फौज भी लगा दी। एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर और संजय निषाद की भी ताबड़तोड़ रैलियां हमने देखी थी, लेकिन अखिलेश के पीडीए चक्रव्यूह को भेद नहीं पाई। सर क्या वजह मानते आप? शहबाज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है सीखती है। हम बागेश्वर के अंदर जीते और घोसी के अंदर सीखे, ये भारतीय जनता पार्टी के सतत प्रक्रिया। और राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करते तो प्रत्येक कार्यकर्ता इन बातों से दो चार होता रहता है लगातार। परंतु अभी मेरे मित्र ने कई सारी बातें कही, वो कह रहे कि हम क्या पढ़े लिखे नहीं है, हमने बैचलर ऑफ आर्ट किया है, तो हम तो कह रहे कि आप पढ़े लिखे हो साहब। हमने कब मना किया आप पढ़े लिखे नहीं हो, पर पढ़े लिखे कहां से हो ये समझ में आता है कि आप अखिलेश व्हाट्सएप स्कूल से पढ़े लिखे हो, जहाँ पे रुपया देकर नकल कर आप पास होकर आए हो। तो आप तो बीए का, ग्रेजुएशन क्या, आप मास्टर डिग्री भी ले लीजिए मनोज जी, तो भी आपके थॉट्स वही रहेंगे। इन्होंने अभी बात करी गरीबी महंगाई पर, बात करी बड़ी बड़ी सोने चांदी पे बात करी। संजीव भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जमीनी पत्रकार हैं, आपने जो पत्रकारिता करी है वो जमीनी स्तर पर करी है, तो आप मुझे बताइए सैफई महोत्सव के अंदर क्या गरीबों के खाना खिलाया जाता था? क्या गरीबों को सोने चांदी की प्लेटों में खाना खिलाया जाता था? क्या गरीबों को वहां पर नाचने के, जो गाने की व्यवस्था थी, पूरे प्रदेश भर के गरीबों को वहां बुलाया जाता था? सलमान खान बुलाए जाते थे गाँव में, और केवल वहां पर ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को नचाने के लिए, और जो प्रदेश का पैसा था पानी की तरह बहाया जाता था। वहां पर हवाई पट्टी उस गांव में मंगाई थी सैफई में, उसमें जो चार्टर प्लेन थे ना, वो टेम्पो स्टैंड की तरह आते थे, एक जाता था एक आता था, ऐसी व्यवस्था खड़ी करी। और ये गरीबी और महंगाई की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा गरीब है, वो गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। ये मनोज यादव जी की सरकार में नहीं हुए, इनको भी 4 बार सरकार चलाने का मौका मिला। ये आज भारतीय जनता पार्टी पर जिस प्रकार से आरोप लगते हैं, देखिए, ये उस परिदृश्य को समझना ही नहीं चाहते। ये वैश्विक स्तर पर जो इस प्रकार से भारत को किसी कार्यक्रम का आयोजन करने का दक्षता मिली, तो भारत ने किस प्रकार से उनकी मेहमान नवाजी की। ठीक है जी, आपके तर्क हो सकता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के हिसाब से सही हो, लेकिन घोसी में जो एक बड़ा फैक्टर काम किया है, वो जो दलित वोटर अब की बार समाजवादी पार्टी की ओर गया है, तो क्या आपको लगता है कि मायावती की जरूरत अब इंडिया को नहीं है? क्या मायावती की जरूरत एनडीए को नहीं है? और मायावती का जो कोर वोटर है, क्या वो आपकी तरफ से शिफ्ट होके, मायावती की से शिफ्ट होके समाजवादी पार्टी की ओर जाने लगा है? देखिए संजीव जी,
जहां पर ये घोसी की बात कर रहे हैं वहां पर पीडीए की बात कर रहे हैं, तो पीडीए तो खुद को ठगा हुआ मैं पहले से इनके साथ में महसूस कर रहा है। देखिए वहां पर पीडीए की बात करते करते दीपक जी, ये मेरा सवाल है, मनोज जी का सवाल नहीं है। हाँ, आपने क्या सवाल पूछा है दोबारा से मुझे? नहीं, मनोज जी, दीपक जी से ही सवाल है, लेकिन सवाल मेरा है ये। वो कह रहे हैं कि इनका सवाल है। अच्छा, माफी चाहूंगा। तो पर यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए संजीव जी, पीडीए की बात कर रही है पर वहां पर अगले को टिकट देते हैं, तो पीडीए तो वहां पर पहले से ही ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देखिए कहीं पर अगर संवेदना और भावनाओं की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं जनता उनके साथ में हो जाती है। और ऐसा नहीं कि ये एक जीतने के बाद में जिस प्रकार से इनका घमंड जो 7वें आसमान पर है, ये पहले भी चूर हो चुका है। इनके जो केंद्र थे वो इन्होंने पहले भी गवाए हैं। आजमगढ़ के अंदर चले जाइए, रामपुर के अंदर चले जाइए, स्वार के अंदर चले जाइए, छानवे के अंदर चले जाइए, ये सब जगह हारते हुए आए हैं। नगर निकाय से लेकर जिला पंचायत के चुनाव तक ये हारते हुए आए हैं, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के चुनाव तक ये हारते हुए आए हैं। और अगर एक सीट अगर इन्हें मिल भी जाती है तो उसके बाद ये घमंड से इतना चूर हो जाते हैं, तो ऐसा घमंड इन्हीं को मुबारक। देखिए जनता है, जनार्दन है, हम उनका असम्मान नहीं करेंगे ना उनका अपमान करेंगे। उन्होंने जैसा जनादेश दिया है हम उसको सरमाथे लगाए हुए। लेकिन दीपक जी, इसमें अहम ये भी हो जाता है, जब निषाद पार्टी से जो आपके घटक दल हैं वो जब प्रचार के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जाली टोपी वालों के साथ जाली हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी, क्योंकि एक तरफ आप पसमानदा मुस्लिम की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजी भी सामने आती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे बयान आपको डेंट देते हैं? देखिए ये एक बार ये भी तो देखना चाहिए किस प्रकार से सनातन के ऊपर जो घमंडिया गठबंधन है वो हमला कर रहा है, ये कोई नहीं देखता। आज देखो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को किस प्रकार से दुष्प्रचारित करने का काम कर रहा है। आप देखिए हमारे लिए पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस, उसको जलाने का काम कर रहा है, उस पर अभद्र टिप्पणी करने का काम कर रहा है। जब ये बात किसी को नजर नहीं आती, जब सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया से तुलना होती है, ये बात किसी को नजर नहीं आती। ये भी तो आपका काउंटर जवाब ले लेता। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ठीक, मनोज जी जल्दी से अपना सवाल रखिए सर, वक्त की कमी थोड़े। शहबाज जी, इस देश में अगर सबसे पवित्र कुछ है तो वो है इस देश का संविधान। इनका एक गठबंधन का, एनडीए का घटक दल का साथी संजय निषाद कहता है कि जब पाकिस्तान की तरफ वोट खुलने लगती है तो इंडिया की वोटें बढ़ जाती है। इनको शर्म नहीं आती? 8वीं पास, फर्जी डिग्री, इस तरह के शब्द अपने देश के नागरिकों के लिए करते हो कि पाकिस्तान की तरफ खुलने लगता है तो इनका वोट बढ़ जाता है। अरे इनके ऊपर इतनी लाठियां चलनी चाहिए कि इनको इनकी हैसियत पता चल जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती? अपने देश के मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलते हो कि पाकिस्तानी का एरिया खुलता है तो वो इनके वोट बढ़ जाते हैं। बेशर्मी के साथ टीवी डिबेट करे और ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों, अरे सुन लो, मौका मिलेगा तो इतनी लाठियां चलेंगी कि पता चल जाएगा। देखिए तो आप धमकी दे रहे हैं, ये तो मनोज जी आप धमकी दे रहे हैं मेरे ख्याल से, ये तो धमकी दे रहे हैं आप, ये तो आप धमकी दे रहे हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट वरिष्ठ पत्रकार का चाहूंगा। ठीक है सर, वक्त की कमी, आखिरी कमेंट चाहूंगा। रज़ा रिजवी साहब, दिल्ली की सत्ता का रास्ता 80 लोकसभा सीट से यूपी से होते हुए गुजरता है, तो अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला क्या 2024 में काम करेगा? देखिए अखिलेश ने ये गठबंधन जो बना है इंडिया का, इससे पहले इन्होंने बड़ी समझदारी से पीडीएफ का जो है निर्माण किया और उन्होंने महसूस किया। वैसे आप देखिए जब 2022 में इनके एमएलए जीत करके आए तो मैं विधानसभा में मौजूद था प्रेस गैलरी में, तो इनके जो एमएलए थे समाजवादी पार्टी के, जब कई एमएलए ऐसे थे शपथ ग्रहण करने के बाद और दलित जाति के थे तो वो फौरन नारा लगाते थे जय भीम जय भीम। तो इनका ये हो गया था कि 2022 से इन्होंने महसूस कर लिया था कि हमारे तरफ दलित वोट नहीं आ रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर को उन्होंने अपने साथ लिया नहीं। ठीक है, 2022 में महसूस कर लिया था, माफ कीजिएगा वक्त की कमी है, लेकिन 2024 में क्या रणनीति रहने वाली है देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो बीजेपी एसपी चीफ ने इस बीजेपी की राजनीतिक ही नहीं नैतिक हार भी करार दिया, लेकिन अब देखने वाली बात है घोसी उपचुनाव के नतीजे 2024 में योगी बीजेपी के लिए क्या खतरे की घंटी से कम नहीं है। बहरहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।